Now you can start, madam. ओके सर। Record हो रहा है जी. अस्सलामुअलैकुम तमाम हाजिरीन को। बच्चों, जैसे कि हम आज का टॉपिक जानते हैं इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके तहत पहले हम समझेंगे इंटेलिजेंस क्या है। जहन जब ये लफ्ज देखता है तो एक आम तस्वुर ये कायम होता है कि जहानत का जो लफ्ज है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जिस कसरत के साथ इस्तेमाल होता है वो एक आम बात है। अगर इसकी तशरीह के मुताबिक अगर हम कहें या किसी से पूछें तो तब जहन जो है उलझन में पड़ जाता है, मुश्किल होता है इसका जवाब देना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में जहानत की तारीफ पेश की है। तालीम और अगर नफ्सियाती एतबार से देखा जाए तो तमाम माहिरीन तालीम और माहिरीन नफ्सियात दाओं ने जहानत के एतबार से आज तक भी काबिल कबूल तशरीह पेश नहीं की है। वो काबिल कबूल तशरीह पेश करने में नाकाम रहे हैं। आइए हम जहानत से मुताल्लिक़ चंद माहिरीन की इस्तिलाहात पर गौर करेंगे। चंद इस्तिलाहात में सबसे पहले कदीम यूनानी फलसफियों के मुताबिक इंसान के तमाम शऊरी अफ़ाल को जहानत का नाम दिया गया है। इंसान के तमाम शऊरी अफ़ाल को यानी कि जो कॉन्शियसली फंक्शंस करते हैं वो ही जहानत है बोल के यूनानी फलसफियों का कहना था। जबकि जदीद दौर में एक नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेंसर के मुताबिक किसी जानदार के अपने पेचीदा माहौल के साथ मुताबिकत की सलाहियत ही जहानत है। इसी तरह से बेने के मुताबिक जहानत एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए कोई भी जानदार अपने किरदार के मकसद हासिल करने के लिए ढाल लेता है, इसी को जहानत कहते हैं। इसी तरह से टर्मिन के मुताबिक तसव्वुरात और ख्यालात की मदद से मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करने की सलाहियत जहानत कहलाती है। स्पेयरमैन के मुताबिक ये तामीरी गौर व फिक्र की सलाहियत है जिसमें मुनासिब और बरमहल तसव्वुरात से काम लेना शामिल है, यानी कि जहानत कहलाता है। इसी तरह से फ्रीमैन के मुताबिक जहानत हर किस्म की सूरत हाल में मुताबिकत हासिल करने की सलाहियत ही है। इसी तरह से स्ट्रेन के मुताबिक जहानत अपने आप को जिंदगी के नए मसाइल और हालात के मुताबिक ढाल लेने की आम सलाहियत का नाम जहानत है। इसी तरह से एक और 3 देख लेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, थॉरनडाइक के मुताबिक हकीकत और सच्चाई के नुक्ते नजर से कामयाब अमल का नाम ही जहानत है। थॉरनडाइक बोल रहे हैं हकीकत और सच्चाई का जो नुक्ते नजर है उसमें कामयाब अमल होना तभी जो है जहानत फरोग पाएगी। बोल रहे हैं वुडवर्ड के मुताबिक भी जहानत काम करने का तरीक़ेकार है, यानी कि इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। डरबन के मुताबिक जहानत सीखने या तजुर्बे से फायदा उठाने की अहलियत है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। ये मुख्तलिफ और भी हैं कई माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन तालीम के नज़रियात, उनका डेफिनेशन, पर लंबा हो जाता बोल के हम मुख्तसर कर दिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बात ये समझ में आ रही है, जहानत की जो तारीफ है वो मुख्तलिफ अंदाज से की गई है। इसी को अगर हम मद्देनजर रखकर गौर करें तो इन तमाम तशरीहात का जायजा लेने पर हमें ये समझ आता है कि कुछ तशरीहात नई सूरत हाल और माहौल से मुताबिकत की सलाहियत को जहानत कह रहे हैं,
जबकि कुछ माहिरीन ने गौर फिक्र और तसव्वुरात पर जोर दिया है और कुछ माहिरीन ने नया काम सीखने और मुश्किल मसाइल को हल करने की सलाहियत को जहनियत का नाम दिया है, जहानत से ताबीर किया है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो तालीमी नफ्सियात से मुताल्लिक़ जितने भी माहिरीन हैं वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इक्तिसाब की जो सलाहियत है वही जहानत है। सीखने या इक्तिसाब की जो सलाहियत है वही सलाहियत जहानत कहलाती है। आप इनमें से कोई भी तारीफ अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई हर्ज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात भी आप जानते हैं, जैसे स्लाइड में आईक्यू नजर आ रहा है, इसको मालूम करने का जो ज़ाब्ता है ज़हनी उम्र बटे तबई उम्र ज़रब 100, ये जो है MA/CA × 100, ये आपके आईक्यू का फॉर्मूला है जो आम फहम है, सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं, समझते थे कि इंटेलिजेंस जो है जहानत की अगर हम बात करेंगे तो जो ज़हीन लोग होते, जो जहानत रखते, वो लोग रियाजी में माहिर होंगे, तबैयात में माहिर होंगे, कीमिया में माहिर होंगे। ये एक तस्वुर था, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर 1983 के बाद तस्वुर जहानत में तोसी हुई। जहानत का जो तस्वुर था वो एकदम एक्सपैंड हो गया, एक ब्लास्ट हो गया अपने तस्वुर में, कॉन्सेप्ट में इंटेलिजेंस के, और वो इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंडेशन मिलता हुआ वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में तब्दील हुआ और दुनिया के सामने मंजर आम पर इसको लाने वाले एक प्रोफेसर थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, हार्वर्ड गार्डनर इनका नाम है। जैसे आप देख रहे हैं, ये प्रोफेसर साहब ने अपनी किताब के जरिए ये बताया कि जहानत सिर्फ रियाजी, तबैयात और कीमिया में माहिर होने का नाम नहीं है, बल्कि जहानत मुख्तलिफ तरीकों से भी होती है। इसके लिए इन्होंने अपनी किताब में, ये किताब है जो इन्होंने सबसे पहले 1983 में दुनिया के सामने पेश की, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसमें इन्होंने एक थ्योरी बयान की, एक नजरिया बयान किया जिसके तहत 9 तरह की इंटेलिजेंस को इन्होंने मुतारुफ करवाया। जहानत के 9 अक़साम को इन्होंने मुतारुफ करवाया अपनी इस किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में। इन्होंने क्या किया, इस किताब के अगर हम मुख्तसरन जायजा लेंगे तो उन्होंने कमरे जमात में मौजूद तमाम तलबा का मुशाहिदा किया और ये देखा कि अगर जहानत से मुताल्लिक़ IQ से मुताल्लिक़ जो सतह है वो सतह और रियाजी में माहिर, तबैयात में माहिर, कीमिया में माहिर स्टूडेंट्स को अगर देखेंगे तो पूरी कमरे जमात में 2% तलबा ही ज़हीन है। उन्होंने सोचा कि बाकी तलबा क्या जहानत नहीं रखते, क्या बाकी तलबा में सलाह, वो भी। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने मुशाहिदात को और तौसी दी और तौसी देते हुए इन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स औसत IQ रखते हैं लेकिन वो आपस में बाहमी ताल्लुकात में माहिर हैं, और कुछ इन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स का IQ लेवल कम है, वो रियाजी में, कीमिया और तबैयात में कमजोर हैं, लेकिन वो दूसरी स्किल जैसे पेंटिंग है, जैसे डांसिंग है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसमें वो लोग बेहतरीन हैं। तो इन्होंने इस चीज को देखा और नोटिस किया कुछ लोगों को ये सब भी नहीं आता तो वो अदब से दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह से इनके मुशाहिदात में तोसी होती गई और इन्होंने अपने मुशाहिदात में मजीद पुख्तगी लाने के लिए क्या किया, दिमागी तौर पर जो बीमार होते हैं या फिर यूं कहें कि ज़हनी माजूर बच्चों पर इन्होंने मुशाहिदात किए, ऑब्जर्वेशन शुरू किए। तो तब इन्होंने देखा कि जिन बच्चों का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल नहीं है, जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, और जिनका IQ लेवल अगर हम उसकी बात करेंगे
تو وہ بالکل زیرو ہے، پھر بھی وہ بچے، ان میں سے کچھ بچے پینٹنگ اچھی طرح سے کرتے ہیں، ڈانسنگ اچھی طرح سے کرتے ہیں، وہ مختلف کیا کہیں گے چیزوں کو لے کر اس سے ایک میوزک بنا سکتے ہیں، ایک ردم تال بنا سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی مشاہدات کو انہوں نے پختگی دیتے ہوئے اپنی کتاب فریمز آف مائنڈ میں 9 طرح کی انٹیلیجنس کو پیش کیا. تو یہ 9 اقسام کی جو انٹیلیجنس ہے، ہر فرد میں یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ. جس فرد میں بھی ان 9 صلاحیتوں میں سے کسی ایک صلاحیت میں مہارت ہوگی، وہ اس ذہانت کے علاقے میں ماہر ہوگا. تو ہم آگے تفصیل سے جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ 9 طرح کے جو ہے ذہانتیں کیا ہیں. اس کو ہم ترتیب سے کسی بھی طرح لکھ سکتے ہیں، کوئی خاص ترتیب نہیں، بس 9 ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ سب کو. اب یہاں پر یہ 9 طرح کے انٹیلیجنس کو پیش کرنے والے ہاورڈ گارڈنر سے متعلقہ کچھ تفصیلات ہم دیکھیں گے. جیسے یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے 11 جولائی 1943 عیسوی میں پیدا ہوئے. لگ بھگ ان کی عمر اب 77 سال ہو چکی ہے. ان کا وطن امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. ان کا جو پیشہ ہے وہ پیشے سے پروفیسر ہیں، جیسے پہلی سلائیڈ میں بھی ہم دیکھے تھے. اور ایک اچھی بات یہ بتائیں اگر ہم، تو انہوں نے 1983 میں اپنی پہلی کتاب فریمز آف مائنڈ لکھی. اس کے بعد سے انہوں نے مسلسل اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے انہوں نے ذہانت پر مبنی کئی کتابیں لکھی، اور شاید ہی 30 سے زائد کتابیں ان کی لکھی ہیں اب تک. آپ ان کے کلیکشنز کو امیزون یا پھر کسی بھی آن لائن شاپنگ ایپ کے ذریعے بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں. اگر موقع رہا تو پڑھ کے دیکھیے، بہت اچھی کتابیں ہیں. اس طرح سے کچھ کتابیں ہیں یہ جو انہوں نے لکھی ہیں. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ 9 طرح کی انٹیلیجنس کیا ہیں اور ایک فرد کی زندگی میں ان علاقوں کا کیا رول ہوتا ہے. انٹیلیجنس میں اگر ہم بات کریں گے تو ہم سب سے پہلے، میں چاہتی ہوں آپ سب کو کہ بہت آسانی سے ایزی ٹو کمپلیکس جائیں، اور بہت عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. جیسے بولتے ہیں نا ڈیلی لینگویج کا میں یوز کر رہی ہوں، تو آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ، آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں لنگوسٹک انٹیلیجنس. یہ ہے لسانی ذہانت. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ لسانی ذہانت. تو اس طرح کی ذہانت جس فرد میں ہوگی وہ فرد زبان میں ماہر ہوگا، وہ فرد زبان پر وجود رکھتا ہوگا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ وہ چاہے کون سی بھی زبان کیوں نہ ہو، لینگویج پرٹیکولرلی اردو، تیلگو، انگلش، ہندی، ایسا کچھ نہیں ہے. زبان لینگویج کوئی بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کی کیوں نہ ہو، جو علاقے میں جو فرد ہوگا وہ اس زبان میں ماہر ہوگا یا پھر مہارت رکھتا ہوگا. یہاں پہ ذہانت کے مطابق اگر کوئی فرد الفاظ اور اپنے آئیڈیاز کو اچھی طرح سے دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس میں یہ مہارت ہو، یہ صلاحیت ہو کہ وہ الفاظ اور جو ہے نا آئیڈیاز کو کتنی بخوبی استعمال کر سکتا ہے، اس پر مبنی ہوتی ہے. اور یہ چاہے تحریری ہو یا پھر تقریری، اسپوکن فارم ہو یا ریٹن فارم ہو، اس میں مہارت ہوتی ہے. بیٹے کون ہے؟ آپ میوٹ کر دیجئے. بشرا بیگم کون ہے؟ میوٹ کر. جی جزاک اللہ. تو یہاں پر ہم آئیں گے تو لسانی ذہانت کی مثالیں میں دے رہی ہوں آپ کو ایک آئیڈیا فارم ہونے کے لیے کہ کس طرح کے لوگوں میں یہ مہارت
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। अगर हम देखेंगे तो राइटर्स, मुसन्निफीन में ये सलाहियत पाई जाती है, पोएट्स, शोरा में ये सलाहियत पाई जाती है, तर्जुमा निगार जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनमें ये सलाहियत पाई जाती है, तारीख साज जो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्टोरियन जिसे कहते हैं, उनमें ये सलाहियत पाई जाती है। इसके साथ साथ सॉरी यहाँ पे कालम निगार जो होते हैं, जो अखबार में कॉलम लिखते हैं, कॉलमिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो लोग भी जबान में महारत रखते हैं। जर्नलिस्ट होते हैं वो भी जबान में महारत रखते हैं। टीवी एंकर्स, रेडियो प्रेजेंटेटर्स, वकील, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कारोबारी कायदीन, मोटिवेशनल कायद, मजहबी कायद, सियासी कायदीन में ये सलाहियत होती है। यानी कि जो भी स्पीकर्स हैं, एक तरह से अगर हम कहेंगे तो स्पीकर्स हैं, जो बोलने वाला है, उस बोलने वाले के पास ये सलाहियत होती है। वो अल्फाज को इतनी बेहतर वे में बताता है। जैसे देखिए यहाँ एक लेक्चरर है, तो लेक्चरर जो है अपने तासुरात, अपने तसव्वुर, जो वो तसव्वुर कॉन्सेप्ट को बच्चों में समझाना चाहता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है और क्लास कामयाब होती है। तो तमाम टीचर्स में, लेक्चरर्स में, प्रोफेसर्स में ये बात होती है, वो बच्चों को सेटिस्फाई करते हैं। ये प्रोफेसर हैं, कोई पहचान के बोल रहे हैं, कौन है? इनका नाम बोल सकते हैं कोई? फ्यूचर टीचर्स, आपसे मुखातिब ये जो कसीर जहानत के तस्वुर को पेश करे वही प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर गार्डनर, होवर्ड गार्डन। हाँ, होवर्ड गार्डनर। और ये जो लेक्चरर साहब हैं वो हमारे रामाचारी सर। बेशक, थैंक यू बेटा। तो ये उसके अलावा ये मुसन्निफीन जैसे बोले मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके अफसाने आप उर्दू लैंग्वेज के तहत देखते हैं, समझते हैं, इसीलिए एक थोड़ा सा मैं कोशिश की हूँ समझे आप बोल के। और जो पोएट्स होते हैं वो पोएट्स भी जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से अल्फाज को अपनी शायरी में उतार देते हैं। बहुत से जज्बात, बहुत से फीलिंग्स को वो एक या दो मिसरों में बयान करते हैं। उनमें भी जबान पर महारत होती है, जबान को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जी। ट्रांसलेटर्स, ये जर्नलिस्ट हैं रविश कुमार साहब, कारोबारी कायद हैं अजीम प्रेमचंद जी। आप लोग देख रहे हैं इनको, मैं इसलिए मिसालों में रखी हूँ क्योंकि अगर लाइव मिसालें रहेंगी तो अच्छा रहेगा। आप डेली लाइफ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में, यानी कि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं इन लोगों की जो स्किल्स है वो किस तरह से है, किस तरह से वो अपने फील्ड में थ्रो स्पोकन, यानी कि एज ए स्पीकर, एज ए जो है ना खारी, वो लोग कितना लोगों को मुतासिर करते हैं और वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं उससे पूरी दुनिया उनकी कायल हो जाती है। उन्हें मालूम होता है कि वो कौन सी बात कर रहे हैं और वो कितना असर करेगी, कौन सी बात कब कितना असर करेगी, वो ये जानते हैं। ये भी एक हमारे हिंदुस्तान के मोटिवेशनल कायद हैं, आप सब जानते हैं इनको भी, संदीप माहेश्वरी इनका नाम है। इसके बाद दूसरी तरह की जो किस्म है जहानत में वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मंतकी और रियाजियाती जहानत। इस तरह अगर हम समझें तो आप इस पिक्चर को और अल्फाज को अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो जहानत है ये जहन पर, यानी मंतक पर, दिमाग पर और रियाजी के जो आदाद और क्या कहेंगे हम, आदाद हैं, उन पर उसकी बुनियाद होगी। यानी कि जहन और रियाजी के जो है सवालात पर ये जहानत बनेगी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो बेसिक जो है मंतकी और रियाजियती जहानत में आप नंबर, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ क्या कहेंगे हर मसले को हल करते हैं। आदाद, इस्तिदलाल, मसले का हल, ये सलाहियतें इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। जो भी फर्द है उस फर्द में जो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग रखता है वो
जो भी मसले को हल करता है वो इन चीजों की मदद से प्रोसेस करते हुए हल करता है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कोशिश की हूँ। एक इंजीनियर है, इंजीनियर्स क्या करते हैं जब किसी इमारत को बनाते हैं या फिर किसी को भी, जो अगर हम कहेंगे कि बिल्डिंग बनाना है, नॉर्मल बिल्डिंग हो या फिर कोई खास बिल्डिंग हो, उसको वो पैमाइश के जरिए अपने माइंड यानी लॉजिक और कैलकुलेशन की मदद से वो आपका जो भी फ्यूचर है वो बताते हैं कि बिल्डिंग कितने साल तक बरकरार रह सकती है। या फिर अगर ऑयल जमीन से निकल रहा है तो इंजीनियर्स देख के बताते हैं कि कितने और सालों तक ये ऑयल यहाँ से निकलेगा। या फिर जो है हम कितनी जो है ना फीट्स ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, ये सब इंजीनियर्स को पता होता है। वो अपने लॉजिक और कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस की मदद से वो लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। इसी तरह से बैंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अब्रिटेटर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, इंश्योरेंस बैंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं। ये लोग भी बहुत ज्यादा मंतक का इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार में। साल ऑब्रिटेटर यानी कि सालस, वो इंसान जो दो अफराद के दरमियान सुलह कराता है। अगर किसी दो अफराद के दरमियान कोई मसला, कोई उलझन पैदा हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे फर्द यानी कि सालस यानी कि एक तरह से काजी, हाकिम, जो बड़े होते हैं, जो समझदार माने जाते हैं सोसाइटी में, उनके पास जाके वो एक तरह से उनसे गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं और फिर वो उन दोनों के मामलात को अच्छी तरह से समझते हुए उस तनाव को खत्म करते हैं, दोनों के दरमियान जो भी मौजूद है उस मसले को हल करके एक फैसला सुनाते हैं और फैसले को हर कोई मानता है। यानी कि दोनों दोनों पार्टीज, दोनों जो मुखालिफ थे वो दोनों भी उनकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं। वो अपने माइंड और कैलकुलेशन की मदद से यानी कि उनके मसले सुन के कौन सा मसला कितना गहरा है और कहाँ तक है वो अंडरस्टैंड करते हैं, अपने जहन में प्रोसेस करके रिजल्ट्स देते हैं। इसी तरह से बैंकर्स अगर हम बात करेंगे तो बैंकर्स अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए वो कन्विंस करते हैं कि उनके बैंक में एक लार्ज अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है कितने सालों तक रखवाया जा सकता है, उसके लिए कन्विंस करवाया जा सकता है। तो बातों के जरिए अपने इस माइंड सेट जो उनका होता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू वो बच्चों को या सॉरी अपने कस्टमर्स को बिल्कुल कन्विंस कर लेते हैं, अपने काम को वो परफेक्टली करते हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट्स हैं, आप देखे होंगे जो अकाउंटेंट्स हैं, जो सीए वगैरह करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। वो लोग जो काम सेकंड्स में करते हैं शायद एक आम इंसान बहुत तवील अरसे के बाद भी उसे ना कर पाए। इसी तरह से इंश्योरेंस बैंकर्स में भी होते हैं, ब्रोकर्स सॉरी इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं। आपको आते हम एजेंट हैं, हम जो है ना LIC के एजेंट हैं, हम वो एजेंट हैं, हम ये एजेंट हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सी टाइप्स के पॉलिसीज रहते हैं। वो लोग आके आपको कन्विंस करते हैं कि आप अगर हमारी लाइफ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और वो ये देखते भी हैं कि अपने कस्टमर के साथ साथ उनका खुद अपना प्रॉफिट कैसे हो, और वो जिस भी बैंक या फिर जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उस उनका भी फायदा किस तरह से वो भी वो फास्ट भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अंदाजा लगा लेते हैं। और ये भी अंदाजा लगाते हैं बाज वक्त के कोई फर्द है, एज्ड पर्सन है समझिए, तो उसको कितने अरसा लगेगा, उनका इंश्योरेंस कितना कराना बेटर रहता है, ज्यादा लॉस उनको भी नहीं होना, वो ये भी देखते। हम और आप ये समझते हैं कि नहीं हमारे फायदे की बात कर रहे हैं ना, वो जो है हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो एक हिडन प्रॉफिट भी रहता है जो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग करते हैं। इसी तरह से इंजीनियर्स की भी बात हम करें तो इंजीनियर्स देख के बता सकते हैं कि कितना ऊंचा टावर या फिर बिल्डिंग बनाई जा सकती है, वो कितने सालों तक रह सकती है, या फिर एक पानी में ब्रिज की तामीर है,
تو وہ کیسے کی جائے اور کس طریقے سے کی جائے تو وہ جو ہے نا بہت عرصے تک چلے گا. یہ سب وہ اپنے کیا لاجک اور کیلکولیشنز کی مدد سے ہی بتاتے ہیں. اور ایک کمپیوٹر پروگرامر ہے تو وہ دیکھتے ہی کمپیوٹر میں کہاں کس ایپ میں گڑبڑ ہوئی ہے یا خامی ہے, خرابی کس ایپ میں ہوئی ہے, وہ سڈن کمپیوٹرز کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے. میم آپ کی اور آواز نہیں آ رہی. ہلو, اب آ رہی بیٹے؟ ہلو, جی میم آ رہی. ٹھیک ہے چلیے. تو کمپیوٹر پروگرامرز کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل تھنکنگ پر عبور ہوتا ہے, کیونکہ وہ کمپیوٹر کے سامنے اگر بیٹھ جائیں تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ کون سے ایپ میں پرابلم ہے, کون سے ایپ میں وائرس ہے, کون سا ایپ جو ہے نا انسیف ہے, یا پھر کہاں پہ آپ کوئی کوڈ یا پھر اس میں مسٹیک ہوئی ہے. وہ لوگ بالکل ایک شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں اپنے لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل تھنکنگ پاور کی وجہ سے. اور ریسرچرز میں بھی یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اسی لیے وہ ہمیشہ تحقیق میں ماہر رہتے ہیں. اسٹیٹشین میں بھی یہ پایا جاتا ہے. شماریات داں جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے ایک بہت بڑی معلومات کو, انفارمیشن کو, ایک ہیوج ڈیٹا کو گرافس کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی افیکٹو بھی ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتے ہیں گرافس وغیرہ, تو بہت ہی افیکٹو اور بہت آسانی سے سمجھنے والے ہوتے ہیں, اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی سب وہ اپنے لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل تھنکنگ پاور کی وجہ سے ہی کر پاتے ہیں. سائنسدانوں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے. اب سائنسداں جو ہے اپنے لاجیکل تھنکنگ کے ذریعے ہی وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا تو, یعنی کہ وہ ایک قیاس کر لیتے ہیں, ایک اندازہ لگا لیتے ہیں اپنے لاجک کی مدد سے کہ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا بنے گا. یعنی کہ ایک کچا خاکہ ان کے ذہن میں پہلے سے پری پلان رہتا, اس کچے خاکے کو ہی وہ اپنے کیا کہیں گے پارٹیسپیشن اور پریپریشن کے ذریعے عملی جامہ پہناتے ہیں. اسی طرح سے تھرڈ جو انٹیلیجنس ہے, تیسری جو انٹیلیجنس ہے وہ انٹیلیجنس ہے میوزیکل انٹیلیجنس, موسیقی سے متعلقہ انٹیلیجنس. اب آپ یہ دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے اور آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ یہ آج کی دنیا میں کوئی متعارف کروانے والی انٹیلیجنس نہیں ہے. ہر عام و خاص کو اس سے مراد کیا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے, لیکن یہ ذہانت ہے یہ شاید آپ لوگوں کو آج معلوم ہو رہا ہے. تو جو موسیقی میں مہارت رکھتا ہے وہ بھی ذہین کہلاتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں موسیقی, تال, ردم, جو ہم کہتے ہیں ترتیب, یعنی کہ جو میوزک کی ترتیب ہوتی ہے, جو میوزک سیکھنے کے لیے جو ترتیب ہم بناتے ہیں وہ کیا کہیں گے ہم, وہ لینگویج الگ ہوتی ہے میوزک سیکھنے کی, تو اس کو ڈیکوڈ کرنا, اس کے پیٹرنز کو سمجھنا, اس کے ساتھ ساتھ سنگنگ, گیت گانا, ہمنگ, گنگنانا, یہ سب چیزوں سے آپ واقف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کی جو آوازیں ہوتی ہیں اپنے اطراف و اکناف میں, درختوں کا ہوا کے ذریعے جھومنا ایک الگ طرح کی آواز پیدا کرتا ہے. جھرنوں میں پانی کا بہنا ایک الگ طرح کی آواز یا میوزک کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سے مختلف سوکھے پتوں پر اگر آپ قدم رکھیں گے تو ایک الگ طرح سے آواز آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں قدرتی طور پر میوزک کی طرح کام کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہم میوزیکل انٹیلیجنس میں لیں گے. جن میں میوزیکل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے وہ لوگ بہت بہترین جو ہے نا ڈانسرز ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں, اور میوزک پروڈیوسرز ہوتے ہیں, آرکیسٹرک انجینئرز ہوتے ہیں, میوزک کمپوزرز ہوتے ہیں, ڈی جیز, جو آج کل جو ایک عام چیز ہم دیکھ رہے ہیں پارٹیز وغیرہ میں, شادی فنکشنز, میرجز میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جیز کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو میوزک کا نالج ہوتا ہے کہ کون سا تال, کون سا راگ, کون سا سر کب کہاں کیسے کرنا ہے, کون سی ٹیون کو, کون سے بٹن کو آپ پریس کریں گے تو وہ کتنے
हाई टोन या फिर लो टोन पर साउंड का इफेक्ट दिखाएगा, जाहिर करेगा, ये सब चीजों से वो वाकिफ होते हैं। और इसके साथ साथ इंटरटेनर में भी ये चीज वाकई बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंटरटेनर्स भी म्यूजिक से बहुत ज्यादा वक्फियत रखते हैं। जैसे एक इंटरटेनर का मैं यहाँ फोटो डाली हूँ क्लिपिंग, क्योंकि आम हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत ज्यादा चर्चे हैं इनके, इन्हीं के। इनको, इनकी कोई भी बात आप सुन लें तो बहुत ज्यादा आप हंस देते हैं या मुस्कुरा देते हैं। कपिल शर्मा इनका नाम है। इसी तरह से गुलकार की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद रफी साहब है, जिनकी आवाज का शायद ही कोई दूसरा सानी हो। लता मंगेशकर मैडम हैं, जो बहुत ही बेहतरीन मौसीकी गुलकार हैं, जो अपने आवाज के जरिए ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं। आज कई सालों बाद भी, आज भी जब इनके गीत बजते हैं तो लोग बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। तो इस तरह से म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें भी पाई जाती है सलाहियत। जब वो समझेंगे म्यूजिक को, तभी वो उससे जुड़े औजार को सही तौर पर रिपेयर करने के काबिल होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो विजुअल इंटेलिजेंस या स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है। मुकामी बसरी जहानत, इसमें फर्द जो है देखकर बच्चा सीखता है। जैसे पेंटर हैं, और क्या कहेंगे हम, देखिए ये तस्वीर आप देखेंगे तो लैंडस्केप जो है नजर आ रहा है आपको। इंजीनियर हैं, ये हर कोई इस तरह के तस्वुर की अक्कासी शायद ही कर पाए। तो इस तरह के जो है ना इंटेलिजेंस इसमें पाई जाती है। बसरी जहानत में, फोटोग्राफर्स में पाई जाती है। वो जब भी कोई चीज को देखते हैं, किसी तस्वीर, किसी मंजर को देखते हैं, तो मंजर कशी अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। और उनके, हम फोटो लेने में और फोटोग्राफर्स के फोटो लेने में काफी फर्क पाया जाता है। फोटोग्राफर्स के अपने तौर तरीकों से किस एंगल हम फोटो लेंगे तो बेहतर आएगी, किस एंगल से लेंगे तो मुनासिब होगा, किस पहलू से लिया जाए, ये तमाम चीजें वो देखते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो अपने जहन की आंख से आप चीजों को कितना साफ देखते हैं और तस्वीर में मौजूद तस्वुरात की शनाख्त आप कर पाते हैं या नहीं, ये जो तस्वुर है ये विजुअल इंटेलिजेंस या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस में पाया जाता है। ये ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। वो ग्राफिक्स के थ्रू कैसा होगा मंजर बताते हैं। एक पेचीदा मंजर को वो बहुत बखूबी के साथ पेश करते हैं। आपको मालूम है, आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं और कहते हैं ये तो ग्राफिक है, ये रियलिटी नहीं है। यानी कि जो चीज मुमकिन ना हो, वो चीज आपको ग्राफ्स के जरिए, ग्राफिक के जरिए बनाई जाती है, जो आपको हकीकी नजर आती है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये सलाहियतें इन्वेंटर्स में भी होती हैं। इजादात जो करते हैं उनमें भी ये सलाहियत पाई जाती है। आर्किटेक्चर्स जो होते हैं उनमें भी पाई जाती है ये सलाहियत। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ड्राइंग मास्टर्स जो होते हैं, जो बेहतरीन ड्राइंग करते हैं, जैसे इस 2 डायमेंशनल पिक्चर को 3 डायमेंशनल शेप दिया गया ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन जो है इंटेलिजेंस के मालिक ही कर पाते हैं, आम लोग नहीं कर पाते। जिसमें स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस होता है वही लोग ऐसी मंजरकशी कर सकते हैं। इसी तरह से सिटी प्लानर में भी ये सलाहियत मौजूद होती है। सिटी प्लानर ये कहता है कि आप देखे होंगे अक्सर हम जब जमीन वगैरह कुछ खरीदते हैं तो लेआउट की बात होती है। उसमें देखा जाता है कि रोड कितने फीट है, कितनी जो है ना सड़कें आएंगी, कितनी गलियां आएंगी, कितने मकानात हैं, पार्क कहाँ पे होगा, स्कूल कहाँ पे होगा, एंट्रेंस गेट कहाँ पे होगा अपने एरिया में। ये सारी चीजें वो बताते हैं। और एक बिल्कुल सादा जमीन, एक मैदान को वो लेकर आपको एक इतना अच्छा मॉडल या नमूना बनाते हैं कि फ्यूचर में
ये एरिया ऐसा डेवलप होगा और यहाँ पे जो मंजर बनेगा बाद में ऐसा बनेगा बोल के वो लोग अपने सलाहियतों की मदद से पेश करते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस में ये सलाहियत पाई जाती है सिटी प्लानर में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटेलिजेंस आती है वो इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें नाम से ही वक्तियत हो रही है अफराद के दरमियान बाहमी जहानत। क्या बोल रहे हैं? अफराद के दरमियान बाहमी जहानत, या फिर यूं कहें तो समाजी जहानत। हमारा ताल्लुक दूसरे अफराद से कैसा है, दीगर अफराद से हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता कैसा है, यही है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आप कितनी महारत रखते हैं दूसरों से ताल्लुकात को निभाने में, आप दूसरों को कितना मुतासिर करते हैं, इस जहानत के तहत हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे तस्वीर की अक्कासी के जरिए आपको पता चल रहा है कि ये एक लीडर हैं। इनकी इस तस्वीर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आपके रवाबित दूसरों के साथ कैसे हैं और आपके जज्बात को लोग कितना समझते हैं और लोगों के जज्बात को, अहम तौर पे यहाँ पे क्या है, आप लोगों के जज्बात को कितने अच्छी तरह से समझते हैं। यानी कि हाउ यू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स, हाउ यू मोटिवेट देम, हाउ यू वर्क विद देम, हाउ यू लीड देम, हाउ यू कोऑपरेट देम। समझ रहे हैं? यानी कि आप लोगों को किस तरह से समझ रहे हैं, आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए। यानी कि आप एक मिसाल बनेंगे तो लोग आपको देखकर उन्होंने ऐसा करें ना, अच्छा काम, बेहतर काम करेंगे। उस तरह से आप मोटिवेट करने वाले कितने हैं, आप लोगों के साथ कितना मिलजुल कर काम कर सकते हैं, आपकी कंपनी को लोग कितना एंजॉय करते हैं, और आप क्या दूसरों के साथ मिलकर एक ग्रुप एक्टिविटी में आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन तमाम को, लीडर यानी कि क्या है लीडर, लीड करना क्या है, लीडर क्या है, लीडर कुछ नहीं, सबको लेकर चलना। सब लीडर खुद आगे नहीं बढ़ना बल्कि सबको लेकर अपने पूरे जो ग्रुप है उसको आगे बढ़ाना, वही लीडर का काम होता है। तो क्या आप में वो सलाहियत है, क्या आप दूसरों की मदद करने वाले हैं? ये सारी चीजें इस सलाहियत में, इस इंटेलिजेंस में आती है। इसी को हम समाजी जहानत या अफराद के दरमियान बाहमी जहानत कहेंगे। तो यह लीडर्स में पाई जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, मोटिवेशनल लीडर्स हैं, स्पीकर्स हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेंटर्स हैं। आप देखते हैं मेंटर्स भी होते हैं, कोचेस एंड मेंटर्स। ये भी आपको मोटिवेट करते हैं, आपको समझते हैं, आपके साथ वर्क करते हैं, आपको लीड करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं। इस तरह के मेंटर्स में भी सलाहियत होती है। एडवर्टाइजर्स, तो इनमें भी सलाहियत पाई जाती है कि किसी एक प्रोडक्ट को किस तरह से आप अपने तरफ, यानी कि समाज में जब एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो कस्टमर्स को कितना पसंद आएगा, किस अंदाज से अगर पेश किया जाए तो पसंद आएगा। ये सलाहियतें वो समझ के आपको तवज्जो करते हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हम बोल दिए, जिक्र हो गया। और एक साथ में साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियात दांव में भी ये सलाहियत पाई जाती है। जो नफ्सियात दांव होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लोग भी बखूबी समझते हैं और समाज, मुआशरे को किस तरह से आप मोटिवेट करते हुए कोऑपरेट करना है, ये सलाहियतें लीड करना है, ये तमाम सलाहियतें साइकोलॉजिस्ट्स में भी पाई जाती हैं। इसी तरह से सेल्स पीपल, जिनका ताल्लुक खरीद फरोख्त से है, वो लोग भी आपको बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करते हैं, समझते हैं। अगर एक नॉर्मल मिसाल मैं लूंगी तो कोई अगर आपके मकान के बाहर कुछ प्रोडक्ट लेके आता है तो पहले तो आप नहीं बोलते, हम नहीं लेते, जाओ बोलते, मगर वो आपको इस तरह से कन्विंस करता है कि आपको लगता है कि हाँ हमें लेना चाहिए। तो ये सलाहियत ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी कि दूसरों को मुतासिर करना, दूसरों से मुताल्लिका मवाद को समझ के उस मवाद के मुताबिक वो जो चाहते हैं वो चीज फराहम करने की कोशिश करना।
इसी तरह से नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. क्या बोलेंगे हम? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये जो है खुद ही से मुताल्लुका ज़हानत है, अपने आप से मुताल्लुका. इसमें आप अपने बारे में समझेंगे कि आप से मुताल्लुका आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके थिंकिंग्स कैसे हैं, यानी आप अपने बारे में यहाँ पर बात करेंगे. अगर हम देखेंगे तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में सिर्फ एक स्पेलिंग का ही फर्क नहीं है, बल्कि ये दोनों अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से मुतजाद हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बरअक्स हैं, अपोजिट हैं. यहाँ पे एक छोटा सा मैं डेफिनेशन बता रही हूँ. यहाँ इंटरपर्सनल में ये होता है कि आप समाज से मुखातिब होते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल में आप कम्युनिकेट अपने आप से करते हैं, खुद से मुखातिब होते हैं, आप अपने आप से मुखातिब हो रहे हैं. वी कम्युनिकेट विद ओन सेल्फ, अपने आप से मुखातिब होना इंट्रापर्सनल है. और इंटरपर्सनल समाज से मुखातिब होते हैं, समाज से मुताल्लुका कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरों से मुताल्लुका. मिसाल देखिए यहाँ पे, हम अगर मिसाल लेंगे तो फिर थ्योरिस्ट जो होते हैं, जो नजरियात को बयान करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो नफ्सियात दां होते हैं, जो नफ्स को समझकर इंसान की नफ्स में कब कौन सी तब्दीली कैसे आती, कोई वाकया, कोई हालात ऐसे हो गए, तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो बखूबी समझ के ये बताएंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसका वजह क्या है. योगीस के पास होती है, यानी कि जो सूफी संत होते हैं, जो हम एक तरह से कहेंगे तो वली अल्लाह वगैरह जो होते हैं, जो दुनिया से मुताल्लुका जो है ना सारी ख्वाहिशात को तर्क करके वो अपने आप को समझने के लिए, अपने वजूद को समझने के लिए दुनिया को तर्क कर देते हैं और अपने खुद ही से मुताल्लुका मालूमात की आगाही के लिए महू हो जाते हैं. इसी तरह से फिलोसोफर्स में ये हुनर पाया जाता है जिससे मुताल्लुका ज़हानत का. फिलोसोफर्स पहले अपने आप को समझते हैं, फिर बाद में अपने तय वो अफराद का तकाबुल करते हुए जिस तरह से चेंजेस एक इंसान में आते हैं, क्या दूसरे इंसान में भी वही तरह के चेंजेस आते हैं, इस तरह की सलाहियतें वो मुशाहिदे के जरिए दूसरों तक फलसफे के जरिए पहुंचाती हैं. इसी तरह से ये ज़हानत सेल्फ एम्प्लॉयड में होती है. बाज लोग आप सुने होंगे, क्या कर रहे हैं आप काम, बोलते नहीं नहीं मैं किसी के लिए नौकरी नहीं कर सकता, मैं जो है ना खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं शॉप लगा लिया, कुछ भी इस तरह की वो मिसालें देंगे. यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें किसी और के यहाँ काम करना पसंद नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी सलाहियत क्या है. मैं किसी के जो है ना हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं किसी का जो है ना ऊंची आवाज में बात करना बर्दाश्त नहीं करता. अपने आप से मुताल्लिका सारी तफसीलात उन्हें मालूम होती हैं, इसीलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इंटेलिजेंस की बात करेंगे, 7वें नंबर पे आती है कुदरती ज़हानत, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. इसमें जैसे लफ्ज से ही वाकिफियत हो रही है कि कुदरती मनाजिर से मुताल्लिका ज़हानत है. कुदरती ज़हानत जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो कुदरती अशिया से मुताल्लिका होगी, जैसे परिंदे हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, इन सब से मुताल्लिका, यानी कि कुदरती मनाजिर में दिलचस्पी रखने वाले अफराद. जैसे बाज लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें छोड़ छाड़ के सुकून एक जो है नदिया के किनारे जाके बैठना दिल बोल रहा, यानी वहां पे वो लोग अपने आप को सुकून से अपनी शख्सियत को समझ सकते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं वहां पे जाके. तो उनको एक तरह से कुदरती अनासिर में दिलचस्पी होती है, बल्कि हम ये कहेंगे नेचर लवर होते हैं वो लोग. कुदरती जो चीजें होती है उनसे मोहब्बत होती है. जैसे हम कहेंगे तो किसान है, किसान को खेतों में कौन सा अनाज कब उगाया जाए तो बेहतर रहता, कौन सा मौसम है, और उन लोगों को अगर हम गौर करेंगे तो खेत को अगर नहीं जाएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो मुतमईन नहीं होंगे, वो खुश नहीं होंगे. उनको खेत को जाना ही पसंद होगा, वो खेतों से मोहब्बत करेंगे. ये नेचर लवर है. इसी तरह से
طبیعیات کے ماہر جو بوٹنسٹ کہلاتے ہیں، یہ لوگ بھی پودوں سے متعلقہ علم اچھی طرح سے رکھتے ہیں کہ کون سا پودا ہے اور اس پودے کو کہاں اگایا جا سکتا ہے، کون سے علاقے میں یہ پودا اگے گا، کون سے علاقے میں یہ پودا نہیں اگے گا، اور یہ پودا کس کام میں آئے گا، یعنی کہ کون سے اس پودے کے یوزز ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم پودوں کی جو ہے نا درجہ بندی نہیں کریں گے، مگر ایک بوٹنسٹ دیکھے گا، ایک طبیعیات کا ماہر دیکھے گا، تو وہ جو ہے نا بہترین طریقے سے اس پودے سے متعلقہ اہمیت بھی بتائے گا اور اس کے فائدے اور استعمالات بھی بتائے گا۔ اسی طرح سے پوئٹس میں بھی ہوتی ہے، وہ دیکھیے آپ، اگر ہم کہیں گے تو شاعر جو لوگ ہوتے ہیں، شعراء اپنی غزل میں، اپنی نظم میں مختلف طرح کے قدرتی مناظر کو اتنی بہترین طریقے سے عکاسی کرتے ہیں وہ، کہ آپ تعجب کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا لکھے ہیں لکھنے والے، ماشاءاللہ کیا طرز طریقہ ہے، کیا مصرے ہیں، کیا اشعار ہیں، یعنی کہ وہ بالکل قدرتی جو مناظر ہیں ان میں کھو جاتے ہیں اور ان سے متعلقہ چیزوں پر ہی وہ اشعار لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے شکاری لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھیے آپ، شکاری لوگ، ہنٹرز، وہ لوگ جب شکار پہ نکلتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا جانور کہاں پایا جاتا ہے اور کون سے جانور کا شکار کب اور کیسے کیا جائے۔ تو یہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، آج تو بہت کم ہو گیا ہے، پھر بھی ایک تصور ہے فریمز آف مائنڈ کتاب میں، تو اسی تصور کو ہم بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے فشرمینز جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں، دیکھیے ان میں بھی یہ صلاحیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ لوگ پانی کے قریب گئے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ لوگ بے چینی محسوس کریں گے۔ کچھ پروفیشنل مچھیرے ہوتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت بہت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شوقین لوگ ہوتے ہیں جو مچھلیاں پکڑنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں گے تو اگر ہم 9 ذہانتوں کی درجہ بندی کریں گے تو بعض افراد میں ایک سے زائد ذہانتیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہے مگر ان کو مچھلی پکڑنے کا بھی شوق رہتا ہے، وہ اپنے فرصت کے اوقات میں فوراً مچھلی پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کوئی دوسرے دیگر انجینئر ہیں، پرچیزر ہیں، جو بھی کچھ ہیں، تو وہ لوگ بھی مچھلی پکڑنے کا شوق رکھتے ہیں، اپنے فری ٹائم، ہالیڈے ٹائم میں فوراً وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ، اور اکثر مچھلی پکڑنے جو جاتے ہیں افراد، ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو یہ چیز کا بہترین اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی مچھلی کہاں ملے گی، اور وہ فوراً مچھلی کو دیکھ کر، یعنی کہ فش کو دیکھ کر کون سی فش ہے یہ بھی بتائیں گے، یہ بتانے کے قابل ہوں گے، اور اسی طرح سے وہ یہ بھی بتانے کے جو ہے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سے مقام پر ملے گی، کس طرح سے ملے گی، اور جو ہے نا اگر ہم کہیں گے تو ان لوگوں کو اندازہ یہ بہترین ہوتا ہے کہ یہ کون سے پانی کی مچھلی ہے، کیا یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے، یا پھر یہ کھارے پانی کی مچھلی ہے، یا پھر یہ سمندر کی مچھلی ہے۔ یہ مچھلیوں میں بھی درجہ بندی کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے بعد جو آتی ہے ذہانت، وہ ذہانت ہے جسمانی ذہنی ذہانت، باڈیلی کنیسٹیٹک انٹیلیجنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جسم اور آپ کا ذہن دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا جسم اور آپ کا ذہن دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ تو یہاں پہ جیسے ہم اگر دیکھیں گے تو یہ مختلف افراد میں پایا جاتا ہے، جیسے اگر ہم کہیں گے سائن لینگویج انٹرپریٹرز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو کہیں گے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی، یعنی کہ ایک طرح سے ہم کہیں گے تو گونگے جو افراد ہوتے ہیں، وہ افراد سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اشاروں میں بات کرتا ہے، اشارتی زبان میں بات کرتا ہے، تو وہ ہر کسی کو نہیں آتی، بعض لوگ اسے سمجھ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، تو یہ کیونکہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کی حرکت کے مدد سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسپورٹس مین جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔
नर्सेस में ये सलाहियत पाई जाती है। पीईटी में यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं उनमें इस तरह की जहानत पाई जाती है। एक्टर्स जो होते हैं उनमें ये जहानत पाई जाती है। हेल्थ डायरेक्टर्स जो होते हैं, सेहत से मुताल्लिक़ जो आपको डायरेक्शंस देते हैं, उनमें ये सलाहियत पाई जाती है। डांसर्स में ये सलाहियत पाई जाती है। मॉडल्स में ये सलाहियत पाई जाती है। एथलीट्स में ये सलाहियत पाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट में ये सलाहियतें पाई जाती हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में ये सलाहियतें पाई जाती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ये बेहतर जानते हैं कि जिस्म के कौन से आज़ा को मसाज करने से जहन या फिर जो है ना वर्कआउट करेगा या फिर जो है ना फर्द मुकम्मल तौर से सेहतमंद होगा। इसी तरह से सोल्जर्स में ये सलाहियत पाई जाती है, फौजियों में ये सलाहियत पाई जाती है कि ये किस तरह से जिस्म और जहन को एट अ टाइम शार्प रखें। अब आप सोल्जर्स देखिए बॉर्डर पे रहते हैं, सिक्योरिटी में मसरूफ रहते हैं, अपनी जो हिफाजत करते हैं वो लोग बॉर्डर पे रहकर, तो वो अपने जिस्म को भी मुतहरिक रखते हैं और अपने जहन को भी मुतहरिक रखते हैं और दोनों का कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ मजबूत होना जरूरी है। अगर जिस्मानी और जहनी कनेक्शन एक दूसरे के दरमियान ना हो, इर्तिबात जहन और जिस्म का इर्तिबात एक दूसरे से ना हो, तब भी मुश्किल है, फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जो सोल्जर्स होते हैं उनमें जिस्मानी जहनी जहानत पाई जाती है। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है सोल्जर्स में, एथलीट्स में, मॉडल्स में, डांसर्स में, हेल्थ डायरेक्टर्स में, एक्टर्स में, पीईटीज में, नर्सेस में, स्पोर्ट्समैन में, फिजियोथेरेपिस्ट में, इस तरह से। तो ये लोग बहुत बेहतरीन अंदाज से दूसरों की मदद भी करते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। देखिए आप एक्टर हैं, ये डांसर हैं, हिंदुस्तान के कुछ मशहूर जो डांस डायरेक्टर्स हैं उनके तस्वीर हैं ये आपको। फिर उसके बाद जो 10वें नंबर पे आती है आखिरी जो हम बात करेंगे तो एक्सटेंटेलिस्टिक इंटेलिजेंस, वजूदी जहानत। ये वजूदी जहानत क्या है बोलते, ये जहानत जो है ना बहुत खास लोगों में पाई जाती है। ये इंटेलिजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है। इस इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ अगर हम बात कहेंगे तो बेजा ना होगा कि ये जहानत रखने वाले अफराद कायनात के वजूद से मुताल्लिक़ मालूमात को तरजीह देते हैं। वो जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कायनात का वजूद कैसे हुआ, ऐसे मौज़ूआत को अहमियत देते हैं। दुनिया के वजूद से मुताल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं उस पर तवज्जो देते हैं। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत का जज्बा क्या है, ये जज्बात से मुताल्लिक़ एक तरह से हम कहेंगे तो बहुत गहराई वाली बातें सोचते हैं। अगर हम कहेंगे तो मेटाकॉग्निशन जहानत, मेटाकॉग्निशन से मिलती जुलती जहानत है ये। जिस तरह से नोइंग अबाउट नोइंग और क्या कहेंगे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच, यानी कि आप वजूदी यानी कि किसी चीज का वजूद कैसे हुआ इससे मुताल्लिक़ सोचने की सलाहियत रखते हैं। इसी को वजूदी जहानत एक्सटेंटेलिस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे। इसी तरह से ये अगर हम मिसालों के जरिए बयान करेंगे तो एक 3-4 नाम मैं यहाँ पे दी हूँ। वजूदी जहानत अंबिया इकराम में पाई जाती है, वली अल्लाह में पाई जाती है, साइंसदानों में पाई जाती है, फलसफी में पाई जाती है, फलसफी जो होते हैं फिलोसोफर्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है, साइंटिस्ट में पाई जाती है। इस तरह की जो है ना जहानत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन जिनमें भी ये सलाहियत पाई जाती है वो अफराद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाते हैं हमारे इस समाज में। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इस तरह से ये 9 इंटेलिजेंस को मुरत्तिब किया गया है। इनकी तरतीब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप चाहें तो आगे पीछे कैसे भी कीजिए, मगर ये 9 जहानतें फ्रेम्स ऑफ माइंड नामी किताब में दर्ज हैं। इस एक तरह से अगर हम कहेंगे तो तमाम 9 जहानतों का एक कॉम्बिनेशन हमारे अंदर मौजूद होता है। हर फर्द में 9 तरह की जहानतें पाई जाती हैं। इन 9 तरह की जहानतों का मुरक्कब ही होता है जहन में। बस हमें ये देखना है कि हम में कौन सी सलाहियत पाई जाती है। जरूरी नहीं कि किसी फर्द में एक ही जहानत पाई जाए, किसी में
जो है ना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जा सकती है, दूसरी कोई और जहानत पाई जा सकती है। अब एक से जायद हो सकती है, जैसे आप में मिसाल के तौर पे आप इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं, लोगों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हैं, समाजी जहानत आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसका जो कनेक्शन होता है एक तरह से लिसानी जहानत पर भी होता है, दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब आप लसानी जहानत पर उबूर रखेंगे तो आप समाज से रवाबित को मजबूत करेंगे, आप समाज से भी राब्ता बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि आपको जबान पर, आपको अपने लिसानियात पर उबूर हासिल है। तो इस तरह से एक से जायद दो भी हो सकती हैं किसी फर्द में, आप उसको बतदरीज लेवल दे सकते हैं। अगर आप वो कहेंगे हम अगर, तो आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, टेबल ड्रॉ कर लेके आप ये कर सकते हैं कि पूरे 9 इंटेलिजेंस के नेम्स लिख लीजिए, आप लिख लेके आप में कौन कौन सी जहानत पाई जा रही, क्या आप में लिसानी जहानत है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो कितने परसेंट है, आप अपने आप को देख के आप उसको नोट कीजिए, बाद में वो टेबल देखिए आप में कौन कौन सी जहानत पाई जा रही है, आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो पूछिए। इतना क्लियर बोलने के बाद क्या डाउट्स रहते हैं मैडम? थैंक यू सर। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैक्सिमम कवर किया मैडम। इतना लंबा प्रेजेंटेशन है, सो नाइस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू या सर। अच्छा प्रेजेंटेशन जी, बहुत इमेजेस रख के वो हिसाब से सही हिसाब से रखे और इंटीरियर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप बोल दिया जी, मुबारक और एक बार। थैंक यू सर, थैंक यू। या